अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा लॉ ऑफ ट्रीटीज़ के ऊपर तीसरा लेक्चर है। इस लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कि ट्रीटीज़ की टर्मिनेशन किस तरीके से होती है। ट्रीटीज़ की टर्मिनेशन के जो प्रिंसिपल्स वियना कन्वेंशन के अंदर गिवन है, उसमें सबसे जो बेसिक है वो मिलता है जी आर्टिकल 54A में कि टर्मिनेशन इन अकॉर्डेंस विद द टर्म्स ऑफ द ट्रीटी। कुछ ट्रीटीज़ ऐसी होती हैं जिसके अंदर ये तरीक़ेकार बताया होता है कि ट्रीटीज़ की टर्मिनेशन किस तरीके से होगी। स्टेट पार्टीज़ जो हैं वो उस तरीके से ट्रीटीज़ को टर्मिनेट कर सकती हैं। इसमें हमने नॉर्मली देखा है कि कुछ ट्रीटीज़ ऐसी होती हैं जो कि एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए होती है। जब वो स्पेसिफिक पीरियड ख़त्म हो जाएगा तो वो ट्रीटी टर्मिनेट हो सकती है। इसके अलावा कई ट्रीटीज़ ऐसी होती हैं जिनके अंदर ऑप्शन दी होती है स्टेट पार्टीज़ को कि वो जब भी चाहें विड्रॉ कर सकती हैं, या कई दफ़ा ये भी होता है कि कोई स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस गिवन होते हैं कि इनके अंदर विड्रॉल जो है वो मुमकिन है। तो इस तरीके से ट्रीटी जो है वो स्टेट पार्टीज़ विड्रॉ कर सकती हैं या कम्प्लीटली उसको टर्मिनेट कर दें। इसके अलावा टर्मिनेशन बाय वे ऑफ एग्रीमेंट भी होता है। ये प्रोवाइडेड है सेक्शन 54B में ऑफ द वियना कन्वेंशन के स्टेट पार्टीज जो हैं वो बाय वे ऑफ एग्रीमेंट थ्रू कंसेंसस वो किसी भी ट्रीटी को टर्मिनेट कर सकती हैं। इसके बाद हमारे पास आता है जी इम्प्लाइड टर्मिनेशन, जो कि गिवन है आर्टिकल 59 के अंदर। आर्टिकल 59 हमें ये कहता है कि अगर कोई स्टेट जो मेंबर स्टेट्स हैं, स्टेट पार्टीज हैं टू ट्रीटी, वो कोई नई ट्रीटी साइन करती हैं उसी सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड, और उस नई ट्रीटी से ये इम्प्लाई किया जा सकता है, स्टेट पार्टीज़ के कॉन्ट्रैक्ट से ये इम्प्लाई किया जा सकता है कि अब उनकी इंटेंशन ये है कि नई ट्रीटी जो है उसके मुताबिक उनका नई लीगल ऑब्लिगेशंस डिफाइन हो, तो वो पिछली ट्रीटी जो है वो ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो सकती है। फाइनली हमारे पास है जी टर्मिनेशन ऑफ अ ट्रीटी विच इज़ इन कॉन्फ्लिक्ट विद जस्ट कोजेंस। ये है गिवन है जी आर्टिकल 64 के अंदर। अगर कोई ट्रीटी एग्जिस्ट करती है इंटरनेशनल लेवल पे और कोई नई नॉर्म, कोई नया रूल इमर्ज होता है इंटरनेशनल लॉ में जो कि जस्ट कोजेंस का स्टेटस अटेन कर लेता है, वहाँ तक पहुँच जाता है, तो फिर जो ट्रीटीज़ उससे कॉन्फ्लिक्ट करेंगी वो टर्मिनेट हो जाएंगी, वो ख़त्म हो जाएंगी। ये तो एक ग्राउंड्स थे टर्मिनेशन ऑफ ट्रीटी के, जिसमें मोस्टली कंसेंसुअल ग्राउंड्स हैं। एक जो अगला मेन ब्रांच होती है टर्मिनेशन ऑफ ट्रीटी की, उनको हम कहते हैं जी नॉन कंसेंसुअल ग्राउंड्स ऑफ टर्मिनेशन। ये गिवन है आर्टिकल 60, 61 और 62 ऑफ द वियना कन्वेंशन। आर्टिकल 60 जो है वो रिलेट करता है मटीरियल ब्रीच से, कि अगर कोई पार्टी ट्रीटी की कोई ऐसी ब्रीच करती है, किसी ऐसी ऑब्लिगेशन को ब्रीच करती है जिसको मटीरियल ब्रीच हम काउंट करेंगे, जिसको मटीरियल ब्रीच कंसिडर करेंगे, तो दूसरी पार्टीज़ के पास ये इख्तियार होता है कि वो इस बेसिस के ऊपर ट्रीटी को टर्मिनेट कर दें। मटीरियल ब्रीच क्या होती है? मटीरियल ब्रीच कोई भी ऐसी ब्रीच होती है जो कि उस ट्रीटी के स्पेसिफिक पर्पस, उसके ऑब्जेक्ट्स के अगेंस्ट आती हो। फॉर एग्जांपल, अगर कोई ट्रीटी है विद रिस्पेक्ट टू डिसआर्मामेंट, तो कोई स्टेट पार्टी अगर ऐसा कोई काम करती है कि वो उसके बेसिक पर्पस को डिफीट कर दे, डिसआर्मामेंट के पर्पस को डिफीट कर दे, तो बाकी पार्टीज़ के पास फिर ये इख्तियार होता है कि वो उस ट्रीटी को टर्मिनेट कर सकते हैं। दूसरी जो पॉइंट है वो गिवन है जी आर्टिकल 61 के अंदर, सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, कि कोई ऐसा काम हुआ है कि अब उस ट्रीटी के ऊपर अपनी लीगल ऑब्लिगेशंस को परफॉर्म करना स्टेट्स के लिए नामुमकिन हो गया। इसमें आर्टिकल 61 हमें ये गाइड करता है कि परमानेंट डिसअपीयरेंस और डिस्ट्रक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंडिस्पेंसिबल फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ अ ट्रीटी। तो कोई ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि उस ट्रीटी के अंदर स्टेट्स की जो लीगल ऑब्लिगेशंस हैं उनके एग्जीक्यूशन के लिए इंडिस्पेंसिबल था, तो फिर वो ट्रीटी जो है वो टर्मिनेट की जा सकती है। ये एक वैलिड ग्राउंड है। इसकी एग्जांपल्स इंटरनेशनल लॉ कमीशन ने जो दी हैं कि अगर कोई रिवर है उसके हिसाब से कोई ट्रीटी की जाती है और वो रिवर जो है वो ड्राई हो जाता है, या कोई किसी डैम के हवाले से ट्रीटी की गई थी और वो डैम की डिस्ट्रक्शन हो जाती है, या कोई आइलैंड है जो कि समुंदर के अंदर मर्ज हो जाता है, तो उसके कॉन्टेक्स्ट में फिर हम ये कह सकते हैं कि जी जो ऑब्जेक्ट था, जो बेसिक पर्पस था ट्रीटी का, उसको अचीव नहीं किया जा सकता इन सर्कमस्टांसेस में, और स्टेट्स के लिए ये इम्पॉसिबल हो चुका है कि वो अपनी लीगल ऑब्लिगेशंस को परफॉर्म कर सकें, तो ट्रीटी टर्मिनेट की जा सकती है। एक वैलिड ग्राउंड है। इसमें सिर्फ एक चीज़ ख्याल रहे कि अगर वो डिस्ट्रक्शन जो है, डिस्ट्रक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट वाज इंडिस्पेंसिबल फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ द ट्रीटी, अगर वो डिस्ट्रक्शन
किसी ऐसी पार्टी की ब्रीच के नतीजे में हो जो कि उस ट्रीटी को टर्मिनेट करना चाहती है, तो फिर टर्मिनेशन जो है वो एज अ वैलिड ग्राउंड एक्सेप्ट नहीं होगा बाय द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। फाइनली हमारे पास है जी फंडामेंटल चेंज ऑफ सर्कमस्टांसेस। ट्रीटी जब साइन की जाती है उसके कुछ स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस होते हैं। स्टेट्स जो अपना कंसेंट देती हैं किसी भी ट्रीटी के लिए वो उन ख़ास सर्कमस्टांसेस के अंदर देती हैं। अगर वो फंडामेंटल सर्कमस्टांसेस जो हैं वो चेंज हो जाएं, जो कि विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे जैसे पॉलिटिकल रियलिटीज़ सोसाइटी चेंज होती रहती है तो वो सर्कमस्टांसेस भी बदलते रहते हैं। अगर वो सर्कमस्टांसेस फंडामेंटली चेंज हो जाएं तो फिर ये एक वैलिड ग्राउंड होता है ट्रीटी की टर्मिनेशन का। इसमें जो सर्कमस्टांसेस हमें आर्टिकल 62 हमें बताता है वो ये है कि जी ओनली दो सर्कमस्टांसेस दैट आर एसेंशियल बेसिस ऑफ द कंसेंट ऑफ द पार्टीज। वो सर्कमस्टांसेस जो कि पार्टीज के कंसेंट के लिए एसेंशियल थे, लाजमी थे, और उनके चेंज होने की वजह से स्टेट पार्टीज की जो लीगल ऑब्लिगेशंस है वो रेडिकली ट्रांसफॉर्म हो जाए, तो फिर इसको एज अ वैलिड ग्राउंड ट्रीट किया जा सकता है। इसमें एक चीज़ ये है कि जो चेंज ऑफ सर्कमस्टांसेस हैं वो उस पार्टी के एक्शन का नतीजा नहीं होने चाहिए जो कि ट्रीटी को टर्मिनेट करना चाहती है। जैसे हमने आर्टिकल 61 के अंदर देखा कि अगर कोई ऐसी पार्टी कोई हरकत करती है, कोई एक्शन लेती है जिसके नतीजे में वो परमानेंट जो डिस्ट्रॉय हो जाए कोई ऑब्जेक्ट या सर्कमस्टांसेस चेंज हो जाए और वो स्टेट पार्टी ये भी चाहती है कि इस ट्रीटी को टर्मिनेट कर दिया जाए, तो फिर वहाँ पे इन दोनों ग्राउंड्स को आर्टिकल 61 के और आर्टिकल 62 के भी इनको प्लीड करना, इनको एज अ वैलिड ग्राउंड यूज़ करना आसान नहीं है, मुश्किल है। फाइनली हमारे पास ये है कि डैन्यूब डैम केस है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का। उसमें आईसीजे ने कहा था कि ये जो तीनों आर्टिकल्स हैं 60 से 62 तक ये कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ को रिफ्लेक्ट करते हैं, और उसके अलावा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने विद रिस्पेक्ट टू आर्टिकल 62 ये बात कही थी कि जिन सर्कमस्टांसेस की हम बात कर रहे हैं जो कि फंडामेंटली चेंज होंगे वो एट द टाइम ऑफ द कंक्लूजन ऑफ द ट्रीटी अनफोर्सीबल होने चाहिए। ये है जी टर्मिनेशन ऑफ ट्रीटी। इसके साथ ही हमारा जो लॉ ऑफ ट्रीटीज़ का लेक्चर है वो ख़त्म हुआ। अगला लेक्चर जो हम करेंगे इसके ऊपर वो होगा इंटरनेशनल पर्सनैलिटी के ऊपर। तो अगली दफ़ा आपसे दोबारा मुलाकात होती है। थैंक यू।